NCERT CBSE इकोनॉमिक्स क्लास 10 हमारा चैप्टर नंबर 2 है और उसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डू यू एग्री दैट एग्रीकल्चर इज़ एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी वाई? तो क्या आप एग्री करते हैं मतलब सहमत हैं कि एग्रीकल्चर एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटी है, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है और ऐसा क्यों? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अनऑर्गेनाइज्ड होता क्या है, जहाँ पर कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। जैसे जॉब में, कंपनीज़ में या और जगह एक रूल्स होता है, वर्किंग आवर्स होते हैं कि इतने घंटे ही काम करने हैं। एक जॉब की सिक्योरिटी होती है कि हर महीने आपको इतने पैसे मिलेंगे ही, और साथ में कुछ और हमें लाभ या बोनस मिलते हैं, पेंशन मिलती है और भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे हम लोग लीव लेंगे फिर भी हमारे पैसे नहीं कटेंगे, पेड लीव्स के भी ऑप्शंस होते हैं, ऐसे करके फ़ंड्स भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर कंपनीज़ में और ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में नहीं होती हैं, कोई इसमें ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में भी ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं। जो फार्मर्स या वर्कर्स वहाँ काम करते हैं तो ऐसे रूल्स वहाँ होते नहीं हैं, इसलिए जो एग्रीकल्चर है उसको हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे? जब भी आंसर हो डू यू एग्री या इट इज़ ट्रू, तो इन सब में सबसे पहले तो येस नो में हम लोग आंसर देते हैं। तो डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हाँ हम सहमत हैं या हाँ मैं सहमत हूँ। तो येस, ठीक है। डू यू, तो डू यू का येस और यू का आई हो जाएगा आंसर लिखते समय। तो येस आई एग्री दैट एग्रीकल्चर इज़ एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी। अब वाई, तो बिकॉज से हम लोग शुरू करेंगे, तो बिकॉज फिर यहाँ कोलन लगाएंगे और पहला ऑप्शन है नो जॉब सिक्योरिटी। इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है। ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब खुद ही अपने खेत में काम करते हैं, कहीं और जॉब नहीं करते हैं, या फिर जो कहीं और जॉब करते भी हैं, जो वर्कर्स होते हैं, मज़दूर जो होते हैं, वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, मतलब हर दिन में काम करने के बाद उनको कुछ मिल जाता है और फिर कभी कभी नहीं भी मिलता है जॉब। ठीक है, जॉब या कहीं और उनको काम नहीं मिलता है, तो ऐसी कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी मतलब ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक फिक्स है कि यहाँ काम करने और यहाँ से पैसे मिलते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी काम मिला, कभी काम नहीं मिला, तो ऐसे करके होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो हमारे पास हेडिंग है नो जॉब सिक्योरिटी, इसके बगल में हम लोग चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं जो यही है जॉब सिक्योरिटी। तो मोस्ट वर्कर्स मतलब अधिकतर जो मतलब लोग होते हैं या मज़दूर होते हैं या फार्मर्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, ऐसा कोई हमेशा अर्निंग आ रही है, 1 महीने के बाद बस पैसा आ जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता है, नियम नहीं होता है। खेती जो है वो क्लाइमेट पे ज़्यादा डिपेंड करती है। आज भी कई जगह भारत में अगर अच्छे से पानी नहीं बरसा या बहुत अधिक पानी बरस गया तो फिर सारी फसल ख़राब हो जाती है, तो फिर इंतज़ार करना पड़ता है, फिर वहाँ से पैसे नहीं आएंगे उस समय या उस महीने, उस समय का पैसा फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि हाँ पैसे आ रहे हैं, एक जगह जॉब फिक्स है, जाना है, पैसे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो वर्कर्स होते हैं उनके पास कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, जो मज़दूर वगैरह होते हैं। अगला है इर्रेगुलर इनकम, अनियमित इनकम। कभी पैसे मिल सकते हैं, कभी पैसे नहीं मिलते हैं, ये बहुत ही कॉमन होता है। कभी कभार कम पैसों पर भी काम करना पड़ता है क्योंकि इतने लोग होते हैं एक काम के लिए। ठीक है, तो जो कम पैसे पे काम करेगा उसको ही काम मिलता है। ठीक है, ऐसे करके भी कई बार होता है। और दूसरा, कभी कभी तो बिना पैसे के भी अधिक काम करना पड़ता है, तो ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि इतने घंटे काम करने। कभी चाहे तो खेत पे बहुत ज़्यादा काम करवा दिया जाता है। ठीक है, ओवर टाइम भी उनको करना पड़ता है मज़दूर वगैरह को, लेकिन उनको पैसे नहीं मिलते हैं उसके ओवर टाइम के। ठीक है, और कभी कभी जो नॉर्मल पैसे मिलने चाहिए वो भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इर्रेगुलर इनकम होता है, अनियमित इनकम होता है, कभी लेट मिलता है, कभी कोई दिक्कत आती है। तो इस कारण ऐसा नहीं है कि हर महीने बस इस तारीख को पैसे आ ही जाएंगे। ठीक है, तो रेगुलर मतलब होता है नियम से मिलना, इर्रेगुलर मतलब अनियमित। तो जो इनकम होता है, जो पैसे मिलते हैं वो अनियमित होते हैं। द वर्कर्स रिसीव इर्रेगुलर इनकम, तो इसको दोबारा मैंने एक लाइन में लिख दिया है। तो वर्कर्स जो काम करने वाले होते हैं, तो उनको क्या होता है, वो रिसीव मतलब प्राप्त करना, तो उन्हें इनकम प्राप्त होती है, लेकिन इरेगुलरली, अनियमित तौर पर, और कभी कभी ज़्यादा भी उनको काम करना पड़ता है। अगला नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, तो जो अभी हमने देखा कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं मतलब कितने घंटे काम करने चाहिए, तो ऑफिस वगैरह में एक रूटीन होता है कि हाँ इतने बजे सुबह से इतने बजे शाम तक ही काम करना है, फिर आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं होता है।
कई बार जो होता है कभी कुछ घंटे फिर और बढ़ा दिए जाते हैं और बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कोई रेगुलर उनके पास फ़िक्स टाइम नहीं होता है कि हर दिन इतने ही घंटे काम करने। कई बार उन्हें ओवर टाइम भी करना पड़ता है जिसके पैसे उन्हें कई बार नहीं मिलते हैं। तो नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, तो काम करने का जो आवर्स होता है, ठीक है, घंटे होते हैं कितने घंटे काम करने, वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो देयर इज़ नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। तो फिर से मैंने एक लाइन लिख दी इस हेडिंग के नीचे जो इसी हेडिंग की लाइन है, बस यहाँ मैंने जोड़ दिया देयर इज़ नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। तो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होता है। उसके बाद है लैक ऑफ बेनिफिट्स, बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई जॉब की बात करें, कोई गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी हो उनकी भी हम लोग बात करें, तो उसमें क्या होता है कि हमें कुछ और भी बेनिफिट मिलता है। रेगुलर इनकम हर महीने की तो मिलती ही है, साथ में पेड लीव्स होता है। अगर हम छुट्टी लेना चाहें, कुछ फिक्स छुट्टियाँ होती हैं जिनमें हम छुट्टी ले सकते हैं और उस पर हमें पैसे हमारे नहीं कटेंगे। कुछ लीव भी होती है जो हॉलीडेज़ होते हैं, उन हॉलीडेज़ पे फिर काम करने नहीं जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें कुछ पेंशन भी मिलती है, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन्स वगैरह की भी सुविधा होती है और काम करने के बीच बीच में हमें फ़ंड्स भी मिलते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं, बोनस भी मिलता है, ठीक है, बोनस भी हमें मिलते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे लाभ भी हमें मिलते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी कई जगह मिलती हैं, ठीक है, कुछ पैसे भी मिलते हैं इन सब के लिए। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई वहाँ पर ऐसा फंड्स, पेंशन्स या पेड लीव्स, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ना ही मिलता है। तो लैक ऑफ बेनिफिट्स, लैक मतलब कमी, तो बेनिफिट्स की कमी मतलब कोई भी बेनिफिट्स या लाभ उनको नहीं मिलता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। द वर्कर्स डू नॉट गेट बेनिफिट्स सच एज मतलब जैसे, लाइक भी यहाँ लिखते हैं लाइक। तो जो वर्कर्स होते हैं उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है, जैसे पेंशन हो गया, फंड हो गया, पेड लीव्स हो गया, एट्सेट्रा आदि, ऐसा कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है। गवर्नमेंट रूल्स टू प्रोटेक्ट वर्कर्स आर नॉट फॉलोज, तो गवर्नमेंट होती है रूल्स बनाती है। गवर्नमेंट को पता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर कई सारे रूल्स होते हैं जो बनाने ज़रूरी हैं। जैसे इनकम का रूल कि इतना मिलना ही चाहिए, या फिर वर्किंग, या जो छोटे छोटे रूल्स गवर्नमेंट बनाती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, ताकि उनको भी अपने काम का सही पैसा मिले और बहुत ज़्यादा उनसे काम ना करवाया जाए। लेकिन होता क्या है कि ये जो रूल्स होते हैं वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिया एग्रीकल्चर में मज़दूर और इन लोग के लिए, लेकिन ये रूल्स फिर फॉलो नहीं किए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये भी एक समस्या होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उतने अच्छे से गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। पर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बहुत ही अच्छे से रूल्स को, रेगुलेशंस को, क्या लॉ है, क्या नियम है, वो सब फॉलो किया जाता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है वहाँ के कर्मचारियों को, मतलब हम लोग मज़दूर कह सकते हैं, वहाँ के मज़दूरों को, किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। द गवर्नमेंट रूल्स टू प्रोटेक्ट वर्कर्स आर नॉट फॉलोड, तो ज़्यादातर वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। तो ये सब कुछ समस्याएं होती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, एग्रीकल्चर में भी होती है। तो इसलिए जो एग्रीकल्चर है वो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। तो ये हमने लिख दिया। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसके और अच्छे से आप इंग्लिश बना के लिख सकते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स आप बढ़ा सकते हैं, हटा सकते हैं मार्क्स के अनुसार। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और धीरे धीरे इकोनॉमिक्स क्लास 10 NCERT CBSE में आगे बढ़ेंगे।